कुछ दिनों पहले जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ने लगे थे, तब पाकिस्तान के कई मिनिस्टर्स ने खुलकर इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दी थी। Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख याद रखिए, अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर एटमी जंग होगी, हम असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। इवन हमारे लोग और हमारे इंडियन मीडिया भी कहने लगे थे कि अटैक करके पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात में। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। अब सोचिए, अगर किसी दिन ये सच हो जाए और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दे तो क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। दोनों देशों के बीच में कई सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं जो ऐसे अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए ही बने हैं। और मान लो अगर दोनों देश ये एग्रीमेंट्स तोड़ भी देते हैं तो भी आज के हाईली एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम्स जैसे सैटेलाइट्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क से बचकर न्यूक्लियर अटैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ये सब जियोपॉलिटिकल रीजंस, काउंटर अटैक्स और चेन ऑफ कमांड्स को साइड में रखकर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो इमेजिन करते हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है। तो इससे सिर्फ पाकिस्तान ही डिस्ट्रॉय होगा या इंडिया में भी इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए एक चीज समझना जरूरी है कि इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के हिसाब से इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि जब तक इंडिया के ऊपर किसी तरह का न्यूक्लियर अटैक नहीं होता है तब तक वो न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। अगर हमारे हाइपोथेटिकल सिनेरियो में इंडिया पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा है, इसका मतलब इंडिया के ऊपर ऑलरेडी न्यूक्लियर अटैक हो चुका है। न्यूक्लियर अटैक दो तरह के होते हैं, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल न्यूक्स छोटी रेंज के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनका यूज बैटलफील्ड या एनिमी ट्रूप्स को बॉर्डर क्रॉस करने से रोकने के लिए किया जाता है। इनका यील्ड यूजुअली 5 से 10 किलोटन TNT होता है जो लिमिटेड डिस्ट्रक्शन करता है, जैसे टैंक्स, ट्रूप्स या एक मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय करना। हिरोशिमा पर 15 किलोटन और नागासाकी के ऊपर 21 किलोटन का न्यूक गिरा था और उससे पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्स भी कितने डेंजरस हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक न्यूक्स की। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्ग रेंज टारगेट्स के लिए यूज होते हैं, जैसे कि किसी बड़े सिटी को डिस्ट्रॉय करना। नॉर्मली इनका यील्ड 200 किलोटन TNT से भी ज्यादा होता है। लेकिन अभी इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ऑफिशियल डेटा के हिसाब से उनका डिस्ट्रक्टिव पावर 50 से 100 किलोटन तक हो सकता है। यानी कि आज के टाइम का एक न्यूक हिरोशिमा में जो न्यूक गिरा था उससे 5 से 6 गुना ज्यादा पावरफुल है। और ऐसे ही टोटल 342 न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों देशों के पास है। पाकिस्तान अगर पहले न्यूक्लियर अटैक करेगा तो वो कोशिश करेगा कि इंडिया रिटेलिएट ना कर सके, इसीलिए वो इंडिया के मेजर मिलिट्री बेसेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज के ऊपर टारगेट करेगा, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी और पंजाब। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे पास जितने भी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे S-400, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, बाराक-8, इन सब ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया था। लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिफेंड करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मिसाइल्स साउंड के स्पीड से भी तेजी से ट्रैवल करते हैं। इनमें डिकॉयज होते हैं और अक्सर कई सारे मिसाइल्स को एक साथ लॉन्च किया जा सकता है, जिससे S-400 और BMD जैसे लेयर डिफेंस सिस्टम्स भी एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। दोनों कंट्रीज कितने न्यूक्स यूज कर सकते हैं और उससे कितना डिस्ट्रक्शन होगा, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमारे पास एक स्टडी है जिसको एलन रोबक नाम के एक अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट और कुछ रिसर्चर्स के टीम ने मिलकर कंडक्ट किया था। उस स्टडी में 250 न्यूक्लियर वेपन्स का एक सैंपल साइज लिया गया था। मतलब पाकिस्तान इंडिया के ऊपर 150 न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा, लेकिन इंडिया सिर्फ 100 न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा, जो कि पाकिस्तान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए मोर देन एनफ है। और बाकी के न्यूक्लियर वेपन्स को चाइना के लिए रखेगा, इन केस वो इंडिया के ऊपर अटैक करता है तो, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का अलाय है। 3, 2, 1, now. जब एक न्यूक्लियर मिसाइल किसी टारगेट सिटी के 600 फीट की ऊंचाई पर होगी तो उसके अंदर जो एटॉमिक बम होगा उसका न्यूट्रॉन इनिशिएटर ऑन हो जाएगा। एक न्यूट्रॉन पार्टिकल लगभग 20,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एमिट होगा
और यूरेनियम 235 के साथ अटैच होकर उसके न्यूक्लियस को स्प्लिट करेगा। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जिससे मैसिव एनर्जी रिलीज होगी और फिर ब्लास्ट होते ही एक तेज रोशनी निकलेगी। इसका कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, लेकिन ये रोशनी इतना ब्राइट होगा कि इसको 10 से 12 किलोमीटर दूर जो लोग होंगे वो भी देख पाएंगे। ये फ्लैश सिर्फ 1 से 2 सेकंड्स के लिए रहेगी, लेकिन अगर किसी ने इसे सीधा देख लिया तो वो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। अगर ये ब्लास्ट रात में होगा तो ये फ्लैश 80 से 100 किलोमीटर तक दिखेगा। ब्लास्ट होते ही एक बहुत बड़ा फायर बॉल क्रिएट होगा। इस फायर बॉल का रेडियस आधा किलोमीटर होगा और उसके एपिसेंटर का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जो कि सूरज के सरफेस टेम्परेचर से लगभग 2000 गुना ज्यादा होगा। सोचिए, सूरज के टेम्परेचर से 2000 गुना ज्यादा। इस टेम्परेचर में रेत पिघल कर कांच बन जाएगा। इस आधे किलोमीटर एरिया के अंदर लोहा, कंक्रीट सब वेपराइज हो जाएंगे और जो एस्फॉल्ट के रोड होंगे वो पिघल कर लिक्विड बन जाएंगे। पलक झपकते ही 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो लोग होंगे वो इंस्टेंटली वेपराइज हो जाएंगे। टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि लोगों की परछाई जमीन पर रह जाएगी, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। ग्राउंड जीरो यानी कि जहां पे ब्लास्ट हुआ होगा उस एरिया में कुछ भी नहीं बचेगा। ये सब कुछ पहले 2 सेकंड के अंदर होगा। ना ही कोई वार्निंग मिलेगा और ना ही भागने का कोई चांस मिलेगा। ब्लास्ट के 2 सेकंड के बाद शॉक वेव जनरेट होगा, जिसका स्पीड 1000 से 1500 किलोमीटर पर आवर और प्रेशर 20 PSI होगा। इतने प्रेशर में 1 से 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो लोग होंगे उनका लंग्स फट जाएगा और उनका हड्डी भी बॉडी के अंदर ही टूट जाएगा। 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर लोगों को 3rd डिग्री बर्न होंगे, लेकिन इसका दर्द लोगों को फील नहीं होगा क्योंकि उनके पेन के नर्व्स भी जल जाएंगे। लोग अपनी आंखों से खुद के बॉडी को जलता हुआ देख रहे होंगे। 6 किलोमीटर तक लोगों को 2nd डिग्री बर्न होगा और 9 किलोमीटर तक लोगों को 1st डिग्री बर्न होगा। ये सब लोगों के लिए बहुत पेनफुल होगा। जो बिल्डिंग्स होंगे वो टूट कर डिब्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इवन 10 किलोमीटर दूर जो घर होंगे उनके विंडोज के ग्लास टूट जाएंगे। ये सब जो मैंने अभी बताया वो सिर्फ पहले 10 सेकंड के अंदर होगा। रेडिएशन और फॉल आउट का इम्पैक्ट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। एक्सप्लोजन के 1 मिनट के अंदर एक मशरूम क्लाउड बनेगा। इसका हाइट 11.8 किलोमीटर होगा, मतलब इतने हाइट में 14 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक आ जाएंगे। इसका हेड 5.5 किलोमीटर में फैल जाएगा। इस मशरूम क्लाउड को 250 किलोमीटर दूर जो लोग होंगे वो भी देख पाएंगे। फिर धीरे धीरे क्लाउड का स्टेम पतला होकर ये स्ट्रेटोस्फीयर में सेटल हो जाएगा। इसके साथ ही मशरूम क्लाउड के अंदर एक रेडियो एक्टिव फॉल आउट क्लाउड बनना शुरू होगा। ये फॉल आउट क्लाउड रेडियो एक्टिव डस्ट, फ्यूजन पार्टिकल्स और डिब्रीज से बना होता है, जो हवा की वजह से दूर दूर तक स्प्रेड होने लगेगा। 1 घंटे के अंदर 2000 से 3600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये कंटामिनेट कर देगी और पानी सीजियम 137 जैसे डेंजरस आइसोटोप से कंटामिनेट हो जाएगा, जिससे वो किसी के भी यूज करने लायक नहीं बचेगा। उसमें जो एक्वाटिक लाइफ्स होंगे वो सब मर जाएंगे। इस न्यूक मैप में आप देख सकते हैं कि अगर एक न्यूक लाहौर में ब्लास्ट होता है तो कुछ ही घंटों में इसका रेडिएशन पठानकोट, लुधियाना और भटिंडा तक स्प्रेड हो जाएगा, जिसे कुछ ही मिनट्स के अंदर 5 लाख लोग मारे जाएंगे। ये सब कुछ एक सिटी में एक ही न्यूक ब्लास्ट होने से हो रही है। इमेजिन कि अगर ऐसे 250 न्यूक्स अलग अलग जगह में ब्लास्ट होंगे तो क्या होगा। रेडिएशन की वजह से हर जगह आग लग जाएगी, जिससे 36 मिलियन टन का ब्लैक कार्बन जनरेट होगा। फिर ये मशरूम क्लाउड के साथ मिक्स होकर स्ट्रेटोस्फीयर में सेटल हो जाएंगे। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लिमिटेड नहीं रहेगा, इसका असर पूरे दुनिया में पड़ेगा। ये समझने के लिए अलान रोबक एक सिमुलेशन रन करते हैं, जिससे पता चलता है कि जो 36 मिलियन टन का ब्लैक कार्बन जनरेट होगा वो दुनिया के ऑलमोस्ट 60 to 70% हिस्से में स्प्रेड हो जाएगा, जो आप उनके इस मैप में देख सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर नॉर्मल क्लाउड से ऊपर होती है, वहाँ बारिश नहीं होती है, इसीलिए वो थिक ब्लैक कार्बन का लेयर वहीं पे लगभग 5 से 10 साल तक रहेंगे। ये लेयर सूरज की रोशनी को ग्राउंड तक पहुंचने नहीं देगा। इसकी वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री तक कम हो जाएगा। इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। ग्लोबल टेम्परेचर का सिर्फ 5 डिग्री ड्रॉप होना कितना डेंजरस हो सकता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 20,000 साल पहले जब धरती में आइस एज चल रहा था तब ग्लोबल टेम्परेचर आज के कंपैरिजन में सिर्फ 5 डिग्री ही कम था। सिंपल लैंग्वेज में दिल्ली का टेम्परेचर समर टाइम में -10 डिग्री जैसा फील होगा। साउथ एशिया और अफ्रीका में वेदर पैटर्न बिगड़ जाएगा, मानसून नहीं आएगा और फोटोसिंथेसिस ना हो पाने की वजह से सारे फसल मर जाएंगे। पूरे एशिया में वीक मानसून की वजह से सूखा पड़ने लगेगा, लोग भूखमरी से अपनी जान गंवा देंगे। ईस्ट अफ्रीका में रेनफॉल 20 से 30% तक ड्रॉप हो जाएगा।
इवन यूएस और कनाडा जो कि इंडिया और पाकिस्तान से बहुत दूर हैं, वहाँ पे भी टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन में गिरावट आएगी और समंदर के टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से मरीन लाइफ्स भी धीरे धीरे मरने लगेंगे। इंडिया और पाकिस्तान में जितने भी रिवर्स और ग्राउंड वाटर होंगे वो कॉन्टामिनेट हो जाएंगे। जमीन, फसल, हवा सब रेडियो एक्टिव बन जाएगा। इसीलिए जो लोग जिंदा होंगे वो भी खुद को कोस रहे होंगे कि वो जिंदा क्यों बच गए। उनका भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में कुछ ही दिनों के अंदर 125 मिलियन यानी कि 12.5 करोड़ लोगों की डेथ्स होंगी और अगले कुछ सालों में 1.5 से 2 बिलियन लोग अपनी जान गंवा देंगे, आइदर रेडिएशन सिकनेस की वजह से या फिर भूखमरी की वजह से। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले 50 से 100 सालों में जितने बच्चे पैदा होंगे उनमें भी बहुत ही डेंजरस म्यूटेशन देखने मिलेगा। उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो जाएगा। दोनों कंट्रीज फिर से हैबिटेबल यानी कि रहने लायक होने के लिए 100 से 200 साल लग जाएंगे। ये सारा डेटा मैंने एलन रोबक और उनके टीम के रिसर्च पेपर से लिया है। प्लस हमारे सामने हिरोशिमा और नागासाकी का एग्जांपल्स भी हैं। सिर्फ 2 न्यूक्स जो कि 15 और 21 किलोटन के थे, उसके वजह से 2.5 लाख लोगों की डेथ हुई थी और अगले 30 सालों तक बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स देखने मिला था। और वो लोग जो ब्लास्ट रेडियस से बहुत दूर थे, उनको रेडिएशन की वजह से ल्यूकेमिया और कैंसर जैसे बीमारियां हो गए थे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। अगर उन पर भी अटैक होता है तो चेर्नोबिल जैसा रेडिएशन लीक होगा, फिर ये तबाही और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि तब चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल जैसे हमारे आसपास के कंट्रीज भी रेडिएशन के दायरे में आ जाएंगे। अब तक आप समझ चुके होंगे कि जो लोग न्यूक्लियर वॉर को लाइटली लेते हैं उनको इसका रियलिटी कितना हॉरिफाइंग हो सकता है उसका अंदाजा भी नहीं है। जब 2 न्यूक्लियर पावर्स आपस में लड़ती है तो ये बॉर्डर्स के अंदर लिमिटेड नहीं रहती। हमारे प्लैनेट में जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनका सर्वाइवल रिस्क पे आ जाता है। और आखिर में मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर होता है और जो पाकिस्तान के लोग उस वक्त जिंदा होंगे, क्या वो तब भी ये कह पाएंगे? ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।